हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके लिए नर्सिंग केयर प्लान का टॉपिक लाई हूँ, फेलियर टू थ्राइव, जो कि पीडियाट्रिक का टॉपिक है। और पीडियाट्रिक में आप ये टॉपिक बना सकते हो। ये जो चिल्ड्रन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें प्रॉब्लम हो जाती है फेलियर टू थ्राइव की, जिसमें उनका वेट गेन नहीं होता है। अभी हम एनसीपी जब बनाएंगे तो उसमें आपको सबसे पहले जो आपका पेशेंट है, बच्चा है, जो उनका बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन लिखना होता है, उनका बायोडाटा, आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखना होता है। और जब हम कोई न्यूबॉर्न या इन्फेंट का एनसीपी बना रहे होते हैं तो उसमें हमको बेबी ऑफ लिखना होता है, क्योंकि उस टाइम उनका नाम नहीं होता है। क्योंकि जैसे कि आप देख भी सकते हो, उनका एज है 20 डेज़ का। और बेबी ऑफ मरियम है क्लाइंट का नाम हमारे। उसके अंदर सेक्स आपको लिखना है, एड्रेस आप लिखोगे, रिलीजन, आईपी नंबर, ये सब आपको फाइल से उनका मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेंट यानी उनको कौन लेकर आए या फिर किसने, किसके थ्रू पेशेंट की एडमिशन हुई है, बच्चे की एडमिशन हुई है तो मदर। उसका डायग्नोस आपको मैंने बता दिया पहले ही, फेलियर टू थ्राइव। प्रेजेंट हिस्ट्री आप उसकी लिखोगे कि मेडिकल उसको क्या कंडीशन है, प्रेजेंटली कैसे पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और किस कंप्लेंट से एडमिट हुआ है वो। तो जो हिस्ट्री है पेशेंट की, वो नॉट गेनिंग वेट नोटिस्ड सिंस 20th डे ऑफ लाइफ। उन्होंने देखा कि 20 दिन से बच्चे का वेट में कोई चेंजेस नहीं है, वो फीड नहीं ले रहा है, ठीक है, और ब्रेस्ट फीड भी नहीं वो ले रहा है ढंग से। चाइल्ड इज पासिंग स्टूल वंस इन 3 डे, एक ही बार उसने स्टूल पास किया है 3 दिनों में। और प्रेजेंट इलनेस आपको बतानी है उसका, तो जो मेन प्रॉब्लम है वो है हिस्ट्री ऑफ नॉट गेनिंग वेट सिंस 20th डे ऑफ लाइफ। पास्ट आपको हिस्ट्री लिखनी है, तो पास्ट हिस्ट्री नॉट प्रीवियसली हॉस्पिटलाइज, तो पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बर्थ के बाद वो फर्स्ट टाइम एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में। एलर्जीज आपको पूछ लेना है पेरेंट्स से, और मेडिकेशन से कोई एलर्जी तो नहीं है उनको, वो भी आपको कंफर्म कर लेना है। या फिर कोई मेडिसिन उसको चल तो नहीं रही है, पहले से कुछ दी जा रही हो। नेक्स्ट आप उसकी बर्थ हिस्ट्री लिखोगे, यानी कि बर्थ हिस्ट्री में एंटीनेटल हिस्ट्री आपको पूछ रहा है, नेटल हिस्ट्री भी पूछोगे आप कि कहाँ पर उनका बर्थ हुआ है, क्या मोड था बर्थ का, जैसे नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी या फिर एलएससीएस होता है वो वाला चीज़। जेस्टेशनल एज भी पूछना है कि फुल टर्म था बेबी या फिर प्री टर्म था, पोस्ट टर्म, ये सारी चीज़ें आपको पूछना है। बर्थ के टाइम वेट क्या था, तो 2.8 kg उसका वेट था। पोस्टनेटल हिस्ट्री यानी कि बर्थ के बाद बेबी ने क्राई किया आफ्टर बर्थ इमिजिएटली या फिर नहीं किया। फैमिली ट्री हम लोग बनाएंगे इसमें। फिर आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिखोगे बच्चे की, कि उसकी कैसी ग्रोथ हो रही है, तो आपको यही लिखना है कि बेबी ऑफ मरियम इज़ नॉट गेनिंग वेट अप्रोप्रिएट फॉर द एज। फिर इम्यूनाइजेशन, उनको कोई इंजेक्शन लग गए हैं या फिर नहीं लगे हैं, तो जैसे कि बेबी रिसीव्ड वैक्सीन सच एज बीसीजी, तो एट बर्थ पे लग ही जाता है। फिर ओपीवी, हेपेटाइटिस बी भी, ये एट बर्थ के इंजेक्शंस होते हैं जो कि दिए जाते हैं, वैक्सीन्स होती हैं। एलिमिनेशन पैटर्न आप पता करोगे उनका पूछकर कि बाउल ब्लैडर कैसा है, या फिर ऑब्जर्व आप खुद से करना है, पेरेंट से पूछना है कि उन्हें स्टूल कैसा आ रहा है, कंसिस्टेंसी कैसी है, कितनी बार आ रहा है, एंड यूरिनेशन वो पास कैसे कर रहे हैं। न्यूट्रिशनल पैटर्न हम लिखेंगे तो उसमें आपको रिसेंट वेट जो चाइल्ड का है वो कम हुआ है, गेन नहीं हुआ है, तो 2.5 kg है। एक्सपेक्टेड जो वेट है वो 4 kg होना चाहिए। नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन हम लोग लिखेंगे, तो ये हमने अभी लिखा था, जो कि आई थिंक रिपीट हो गया है। उसके बाद आप लिखोगे 24 आवर्स डाइट रिकॉल, तो बेबी इज़ ऑन ब्रेस्ट फीडिंग एवरी 2 आवरली, तो 2 घंटे में उसको ब्रेस्ट फीड कराया जा रहा है। डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन में आप बताओगे उनका, जिस प्रकार से इसमें बताया गया है। और द बेबी हैज़ ग्रेड 3 माल न्यूट्रिशन उनको है। स्लीपिंग पैटर्न आपको देखना है बेबी का कैसा है, तो 9 आवर्स वो स्लीपिंग करता है। फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग लिखेंगे, जिसमें कि आपको पेशेंट का मूवमेंट, फोरहेड के बारे में लिखना है, फेस के बारे में लिखना है, आइज़ के बारे में आप चेक करोगे, पेशेंट का प्यूपल चेक करोगे, ईयर्स चेक करोगे। तो जो चीज़ें फिजिकल एग्जामिनेशन के अंडर कवर हो जाती हैं वो हम सब लिखेंगे। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्टिंग से यहाँ पे शुरू कर दिया है, जैसे कि जर्नल ऑब्जर्वेशन इसमें होती है पेशेंट का, यानी कि लुक आप देखोगे, जस्ट आपको उनको देखना है कि आपको कैसा पेशेंट दिख रहा है। तो बेबी मरियम इज़ लुकिंग पेल एंड सिक एंड नॉट एक्टिव। वाइटल्स आप चेक करके उसके नोट कर लोगे, बेबी के जो भी आपको बेबी रिसीव हुआ है या फिर मिला है हॉस्पिटल की ड्यूटी के दौरान। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के अंदर हाइट वेट आपको लिखना होता है। इसके अंदर आप जो हेड सर्कमफेरेंस होता है, मिड आर्म सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस, ये भी ऐड कर सकते हो। फिर हम लोग लिखेंगे स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में, देन हेड,
और फिर मूवमेंट ऑफ हेड, ये पहले रिपीट हो गया था, एक बार पहले भी आ चुका था ना, बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको थोड़ा ध्यान से लिखना है जब आप नोट करोगे तो। फेस का हम लिखोगे कलर सिमेट्री मूवमेंट। आइज़ के बारे में हम सब कुछ, आइज़ के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ईयर्स के बारे में जान कि कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, और बाकी कैसा अपीयरेंस है, कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं प्रेजेंट है। नोज़ में भी हम अपीयरेंस लिखते हैं, कोई डिस्चार्ज जैसे ब्लीडिंग तो नहीं है, कोई अबनॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं है। माउथ एंड थ्रोट के अंदर हम लिखेंगे गम्स के बारे में, और बक्कल म्यूकोसा के बारे में, पैलेट के बारे में, टॉन्सिल्स कोई इन्फ्लेम तो नहीं है, इन्फ्लामेशन तो नहीं है टॉन्सिल्स में, और टेस्ट, ये सब चीज़ें। फिर नेक आ जाता है नेक्स्ट। तो जैसे जो जो चीज़ें कम आती रहती हैं वो हम सब कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर कवर करते रहते हैं। नेक के अंदर जनरल अपीयरेंस, नॉर्मली नेक चेक करेंगे बेबी का, फिर ट्रैकिया देखेंगे, हम टॉर्च के थ्रू भी देख सकते हैं ये। फिर लिम्फ नोड्स आपको पैल्पेट करके देखना होता है कि कोई लिम्फ नोड तो नहीं है, उनको कुछ नोड्यूल तो नहीं है, थायराइड ग्लैंड्स, लाइवली ग्लैंड और ट्यूमर सिस्ट ऐसा कुछ प्रेजेंट्स तो नहीं है। चेस्ट एंड रेस्पिरेशन सिस्टम में आपको इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, आस्कल्टेशन करना होता है। फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी आपको सेम वही चीज़ें रिपीट करनी होती है स्टेप बाय स्टेप। अब्डोमेन के अंदर भी यही स्टेप्स आ जाते हैं। फ्रेंड्स इसमें रिपीटेशन है इसलिए मैं आपको ठीक करके बता रही हूँ। ये देखिए, ये अभी अब्डोमेन का आ गया, तो इसमें इंस्पेक्शन हम करेंगे। फिर पैल्पेशन छू करके करते हैं कि कोई दर्द तो नहीं है, कुछ मांस उभरा हुआ तो नहीं है, या फिर लंप तो नहीं है। परकशन में हम फिंगर के थ्रू करते हैं, टैप करते हैं, जिससे कि साउंड हमें सुनाई देती है कि कोई फ्लूइड अकोमुलेशन तो नहीं है। तो इसमें नहीं बताया गया है कि नो डिस्टेंशन, नो टेंडरनेस, नो फ्लूइड अकोमुलेशन। आस्कल्टेशन हम किससे करते हैं? स्टेथोस्कोप से, जिसमें कि हम बाउल मूवमेंट सुनते हैं, बाउल साउंड प्रेजेंट है या फिर नहीं, या फिर पैरास्टाल से जो मूवमेंट होती है वो आपको सुनाई दे रही है या नहीं। वो जब आप प्रैक्टिकल करते हो तभी आपको अच्छे से पता चलेगा, मेरे वर्बली बताने से आपको इतना चीज़ क्लियर नहीं होगी ऑस्कल्टेशन वाली। बैक के अंदर हम स्पाइन, सिमेट्री, टेंडरनेस, ये सब चीज़ें पेशेंट की चेक करने वाले हैं। फिर जेनाइटल एरिया आ जाता है। तो जेनाइटल एरिया जैसे कि अगर फीमेल है, मेल है, तो आपको वैसा लिखना है। पेशेंट ने फीमेल बताया था, यहाँ पर मेल हो गया है, तो आपको ठीक कर लेना है कि नॉर्मल फीमेल जेनाइटल एरिया, ऐसा आप लिख लो। फिर हम एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में भी लिखेंगे बेबी की, कि कोई ऐसी डिफॉर्मिटी तो नहीं है, और ये चीज़ आप लिखोगे। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम। उसके बाद यूरिनरी सिस्टम, फिर साइको सोशल हिस्ट्री पूछेंगे बेबी की, और जो फैमिली है उनकी कैसी हिस्ट्री है उनकी, और क्या क्या उनकी इनकम बनती है। यहाँ पर कम्प्लीटली ये लिखा हुआ है साइको सोशल हिस्ट्री, ऊपर थोड़ा कट गया था, अब मैं आपको क्लियरली ये दिखा रही हूँ जिसमें मिस्टेक हो रही थी। फिर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, अगर बेबी की कुछ हुई है, चाइल्ड की कुछ लैब इन्वेस्टिगेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो वो आप लोग नोट कर लोगे, जैसे कि उनका हीमोग्लोबिन, टीएलसी, और लिम्फोसाइट, क्रेटिनिन, सोडियम, पोटाशियम, यूरिया, ये सारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जिसको उनका रिजल्ट भी लिखा हुआ है, नॉर्मल वैल्यूज़ भी बताई गई हैं। और उसके बाद मेडिकेशंस है, मेडिकेशन में काफ़ी अच्छे से बताया गया है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ऐड किया गया है, जो कि हम ड्रग बुक में जिस तरह से लिखा जाता है उस तरह से इसमें बताया है। जिसमें कि पेशेंट को हम एक इंजेक्शन है एंटीबायोटिक, जिसका नाम है सेफ्ट्रिक्सोन, वो देंगे, अमिकासिन देंगे, मेट्रोजिल देंगे। इन्फ्यूजन उनको आइसोलाइट पी चल रहा है, बेबी जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनमें ज़्यादातर आइसोलाइट पी को दिया जाता है। और डेक्सोना है उनको चला हुआ, और जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है। और वेंटिक है, एक इंजेक्शन का नाम है नेटलमाइसिन, तो ये भी है। ये सारी ड्रग्स हैं जो कि उनको दी जा रही हैं, साथ में उनका एक्शन भी हमने बता ही दिया है। नर्सिंग डायग्नोसिस उसके बाद आप लिखोगे, जिसमें कि पहला नर्सिंग डायग्नोस बनेगा आपका इम्पेयर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू फेलियर टू थ्राइव एज एविडेंस्ड बाय डिक्रीज्ड वेट गेन। ठीक है, तो उनका वेट गेन नहीं हो रहा है, तो इम्पेयर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फर्स्ट डायग्नोस आपका बनेगा। इम्पेयर्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस भी आप लिखोगे इसमें, क्योंकि वो अच्छे से फीड नहीं ले रहा है, मे बी डिक्रीज फीडिंग है उनका। उसके बाद पोटेंशियल अल्ट्रेशन इन पेरेंटिंग रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेस। तो जो पेरेंट्स का पेरेंटिंग है, सॉरी, जो केयर होती है उसमें भी अल्ट्रेशन हो रहा है, क्योंकि वो स्ट्रेस में है, उनका बेबी वेट गेन नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए वो स्ट्रेस में है, जिस वजह से वो अच्छे से बेबी को केयर भी नहीं दे पा रहे हैं।
और उनकी बॉन्डिंग भी कम हो रही है। नेक्स्ट है पोटेंशियल फॉर मैटरनल एंग्जाइटी रिलेटेड टू चाइल्ड कंडीशन। तो इसी तरह से मैटरनल एंग्जाइटी है, उनकी मदर को घबराहट है, टेंशन है, क्योंकि चाइल्ड की कंडीशन वो इस तरह की हो गई है जिस वजह से वो टेंशन ले रहे हैं, एंग्जाइटी में है। नेक्स्ट है नॉलेज डेफिसिट का डायग्नोज। वन बाय वन करके हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये वन बाय वन करके एक्सप्लेन कर दिया गया है यहाँ पर, जिसमें आपको सबसे पहले असेसमेंट करना होता है, जिसमें कि सब्जेक्टिव डाटा मदर अपनी साइड से बताएगी कि क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया अपने चाइल्ड में कि उनका चाइल्ड पुअर सकिंग है उसकी और वो वेट गेन नहीं कर पा रहा है। ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या होगा कि आपने ऑब्जर्व किया, जो नर्सिंग पर्सनल है या फिर मेडिकल पर्सनल है, उन्होंने ये देखा कि द चाइल्ड इज़ नॉट फीडिंग प्रॉपरली, वो अच्छे से फीड नहीं ले रहा है, इज़ नॉट टेकिंग फीड भी लिख सकते हो आप, या फिर ये भी ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस जो हमने आपको पहले बता दिया है, मैंने आपको इम्पेयर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है। ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है कि उसका नॉर्मल वेट अचीव करना है। इंटरवेंशंस हम इसमें ये करेंगे कि उसको फीड प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे, टाइम टू टाइम, जैसे सेकेंडरी है वो देंगे। असेस करना ही है सबसे पहले, तो असेसमेंट आपका ज़रूरी हो जाता है। पेरेंटल काउंसलिंग भी इसमें ज़रूरी हो जाएगी। फिर इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमने इंटरवेंशन निकाला था, प्लान किया था, और लास्ट में इवैल्यूएशन आपको लिख लेना है। फिर जो नेक्स्ट डायग्नोसिस है वो इम्पेयर्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस का था, जिसमें कि आपको असेसमेंट निकालना है उसी तरह से, फिर इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, देन इवैल्यूएशन। उसके बाद जो नेक्स्ट डायग्नोसिस है वो डिक्रीज नॉलेज का है, या फिर पेरेंटल नॉलेज डेफिसिट का है, जिसमें कि वो लोग अपना पॉइंट रखेंगे कि उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उनका बेबी का वेट गेन क्यों नहीं हो रहा है। फिर आपने ऑब्जेक्टिव डाटा आपने निकालना है, ऑब्जेक्टिव बनाना है, अपना गोल सेट करना है कि हमें उनकी जो नॉलेज है उसको इंक्रीज़ करना है, टू इंक्रीज़ द नॉलेज ऑफ पेरेंट्स। ठीक है। इंटरवेंशन बनाना है, इंटरवेंशन के अंदर आप एजुकेट करेंगे, टीचिंग देंगे, हेल्थ टीचिंग देंगे, उसकी प्रॉब्लम के बारे में, फेलियर टू थ्राइव के बारे में पेरेंट्स को बताएंगे कि इस कंडीशन में, इस बीमारी में ये सब कुछ होता है। फिर आपको वही चीज़ें इम्प्लीमेंट कर लेनी है, यानी उनको बता देना है एक हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करके। चाहे तो आप जैसे भी हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं हॉस्पिटल्स में, चार्ट के थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू, और बोर्ड पे उनको समझाना है कि ये सब होता है और ये ठीक हो जाएगी उनकी प्रॉब्लम। लास्ट में आपको वैल्यूएशन निकाल लेनी है कि उनकी क्या नॉलेज गेन हुई, उनसे पूछ लेना है कि आपको कुछ समझ आया ये नहीं या नहीं, ये आप इवैल्यूएशन कर लोगे। उसके बाद एक और डायग्नोसिस में, जिसमें पोटेंशियल अल्ट्रेशन इन पेरेंटिंग रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेस एंड मदर कंसर्न। तो उसी तरह से यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि असेसमेंट पहले उनका करोगे आप, फिर अपना डायग्नोस लिखोगे, फिर ऑब्जेक्टिव बनाओगे, गोल सेट करोगे कि कैसे आप मदर की जो एंग्जाइटी या स्ट्रेस उसको कम कर सकते हो। उसके बाद इंटरवेंशन हम लिखेंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और इवैल्यूएशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। और ये यहाँ का जो क्राइटेरिया है ये ख़त्म हो गया है, फेलियर टू थ्राइव का ये एनसीपी था आपका।